तो सेकंड प्यारे दोस्तों, आज हम मैथ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए मैथ का एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिलेक्ट किए हैं। इससे बाहर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये पूरा वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन को आराम से देखिए और समझ लीजिए। इसके बाद आपको बार बार बस रिवीजन करना है, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ में आप कन्फर्म है, बैक नहीं लिखने दूंगा कुछ भी हो जाए। आपको एक क्लास पूरी देखनी है। देखिए पहला सवाल है, पहला देख लीजिए, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं। एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, क्रमागत सम संख्याएं। तो अगर आपको यहाँ पर देखना है कि क्रमागत संख्याएं लिखनी कैसे हैं, अगर सम कहे तो हम इस प्रकार लिखेंगे 2x प्लस 2, 2x प्लस 3। जिस हिसाब से बोलता है, अगर दो संख्या बोलेगा तो आप ये दो लिख लेंगे, अगर तीन बोल रहा है तो तीन लिख लेंगे। इसी प्रकार आप बढ़ाते चले जाएंगे 2x प्लस 6। ठीक है। फिर जैसे क्या कह रहा है, क्रमागत विषम संख्याएं अगर आ जाए, क्रमागत विषम संख्याएं तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, ये संख्याएं आपको माननी है। ठीक है। कह दे दो क्रमागत संख्याओं का योग 30 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, देखिए तो सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं कह दिए अगर, तो 2x प्लस 2 बराबर योग क्या कर रहा है 30। बस इस प्रकार आप रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर कहे दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी हैं, ये देखो, पहले हम 2x प्लस 1 लिखेंगे, फिर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 40 के कर देंगे, तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से हमें संख्याएं निकालनी होती हैं। ठीक है। अगला है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, देखिए जैसे लिखा है 7/2, इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो योगात्मक प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, -7/2, बस चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है। अगर कहे दे कि 11/2 का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम बस -11/2। ठीक। अगर अब अगला है, एक क्वेश्चन इससे भी आता है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो जैसे कोई संख्या लिखी है 11/17, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो बस केवल दर्जा पलट देते हैं, 17 को हम ऊपर लिख देंगे, 11 को नीचे लिख देंगे, बस यही हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है। अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए एक बार इसे समझ लीजिए। पहला 1/2, -1/2 तथा 5/4 के बीच दो समदूरस्थ संख्याएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए बस। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, हम इसके हर बराबर पहले करते हैं। इसके पहले हम लिखते हैं हर बराबर करने पर। ठीक है। हर बराबर, तो देखिए 5/4 इधर है और 2/4 हर बराबर हो गए। जब हर बराबर हो गए तो क्या करा, दो समदूरस्थ, जब दो समदूरस्थ हो तो उसमें एक ऐड कर देना है, तो आ जाएगा यहाँ पर 3। फिर क्या है, 3 से अंश व हर में गुणा करने पर, जो ये 3 है इससे अंश व हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए इससे अंश में गुणा किया, हर में भी गुणा किया, इसमें भी दोनों संख्याओं में। फिर एक आ गई 6/12 और दूसरी संख्या आ गई 15/12। और फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, अंशों का अंतर लेने पर, अंशों का अंतर लेंगे। तो देखो अंश क्या है, 15 और 6 है, तो 15 माइनस और माइनस के 6, तो अंतर कितना आएगा 21। और जो अंतर आएगा, तो अंतर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो तीन दो में जोड़कर बनाए थे उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। जब ये 7 है, अब संख्या निकल निकल जाएंगी। पहली संख्या क्या होती है, -6/12, जो वहां से ये है -6/12 है, इसमें हम 7 जोड़ देंगे। तो जब 7 जोड़ेंगे तो -6 है और प्लस के 7 है, तो 1 आएगा, 1/12 एक संख्या ये मिल जाएगी। और दूसरी संख्या क्या है, अब इस वाली संख्या में हम फिर 7 जोड़ेंगे, 1/12 में हम 7 जोड़ेंगे तो 8/12 हो जाएगा। ठीक है। अगर जिन लोगों को समझ नहीं आया, एक बार ये पूरा वीडियो ऊपर से ये दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें से आना जरूर है। अगला सवाल अगर आ जाए इसी में, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालना, तो इसके तरीके बहुत सारे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। ये सूत्र याद कर लीजिए, AK+B/K+1। तो उसमें हम ये मान रख देंगे, 2 3 बीच कह रहा है, और आराम से सारी संख्या चाहे जितनी संख्या कहें वो प्राप्त हो जाएंगी। जैसे ए की जगह पर 2 रखेंगे, बी की जगह पर 3, और के की जगह पर हम 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आसानी से संख्याएं आपको 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती हैं। अगर कह दे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है, तो अनंत परिमेय संख्याएं। ठीक है। थोड़ा संख्याओं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए तो संख्याएं होती क्या है, रियल नंबर। ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो एक होती है रेशनल नंबर, एक होती है इरेशनल यानी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जो जिन्हें हम P/Q में लिख सकते हैं, जैसे 22/7 है, 2 है, 0.5 है, 0.73 बार है, या √17 है, √16 है। ये होती हैं परिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते, जैसे पाई है परिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 7 है। जो संख्याएं अंडर रूट से बाहर नहीं आती वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब एक देखिए नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 से लगाकर इनफाइनाइट तक। और होल नंबर क्या होती है, होल प्राइम नंबर मतलब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दीजिए, वो बन जाएगी होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 ये होती है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की संख्याएं इंटीजर नंबर होते हैं। फिर एक होता है डेसिमल नंबर। तो आपको पढ़ना क्या है, एक तो इसमें आपके सिलेबस में है नेचुरल नंबर, एक होल नंबर और दूसरा है प्राइम नंबर। तो आइए प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर में क्या है, देखिए नेचुरल नंबर में होती एक होती है प्राइम नंबर, एक होती है कंपोजिट नंबर। तो आपको ये पढ़ना नहीं है, आपको पढ़नी है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर में क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये होती है प्राइम नंबर। सबसे छोटी अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या तो कौन सी है, तो 2। अगर कहते सबसे छोटी प्राइम सम सम अभाज्य संख्या तो भी दो है। ठीक है, अगर कहे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी। देखिए ये सवाल पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 का जो एग्जाम हुआ था सेकंड सेमेस्टर उसमें आ चुका है। तो इसमें बस बहुत आसान है, पहले त्रिज्या दी हुई पहिए की त्रिज्या जो गोल गोल होती है, ये पहिए की त्रिज्या है बीच में, ये जो कहे ना पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी है, त्रिज्या से हम परिधि निकालेंगे क्योंकि 100 चक्कर मतलब कितना दूरी तय करी, तो इसकी हम परिधि निकालेंगे। तो यही चक्कर तब हमें प्राप्त हो जाएंगे। जब हम परिधि इसकी प्राप्त कर लेंगे तो एक चक्कर पता चल जाएगा, तो 132 इसकी परिधि आई। तो यानी कि एक चक्कर इसका जो है 132 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 100 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, तो 100 को परिधि से गुणा कीजिए, तो 100 गुणे 132 आ जाएगा 13,200। ठीक है, ये तो 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बारी में क्वेश्चन कंफर्म है, हमें लग रहा है ये आ जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिए। एक गाय 14 मीटर रस्सी से बंधी है, तो बताओ वह कितनी दूरी तक घास खा लेगी। देखो थोड़ा चेंज करके, ये यहाँ मैंने ये नहीं लिखा है कि घास कितना क्षेत्रफल खाएगी, क्योंकि अगर क्षेत्रफल बोल दे तो तुरंत आपको दिमाग में पता चल जाता है कि हाँ क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर आता है, तो वहां पर आपको थोड़ा समझना होगा कि हाँ क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ हमने दूरी लिख दी है, क्षेत्रफल नहीं लिखा है। तो ऐसे आपको पता चल जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एक गाय है 14 मीटर रस्सी से बंधी है, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई गाय है और 14 मीटर रस्सी से बंधी है, ये गाय है, यहाँ पर ये खूंटा है और 14 मीटर उसकी रस्सी है, रस्सी की लंबाई। और वो चारों तरफ घास तो खाएगी इस हिसाब से तो गोल गोल घूमकर। ठीक है, तो बताओ वह कितनी दूरी तय करेगी, तो उसका हम ये जो सर्कल बना इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। तो गाय द्वारा खाई गई घास, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो वही क्षेत्रफल निकल जाएगा। 22/7 14/14 काट लेंगे, 616 वर्ग मीटर। तो गाय द्वारा खाई गई घास कितनी आएगी, 616 वर्ग मीटर। ये आंसर हो जाएगा। बस आपको ये समझना होगा कि यहाँ वो आकृति होगी कैसे, जैसे गाय 14 मीटर रस्सी से बंधी है, पता हुआ कितनी दूरी तक, तो वह इसी हिसाब से अगर खूंटे से बंधी होगी तो वो अपने आस ही पास तो खाएगी, और 14 मीटर रस्सी की लंबाई है तो वही ये बन जाएगी त्रिज्या। बीज के का क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। देखिए इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो 4x+1 8x-4 बराबर 2, इसको हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, इस प्रकार हम क्रॉस इसका गुणा कर लेंगे, तो ये इधर का छेदफल हो जाएगा और ये इधर का छेदफल हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जब x का मान निकल आएगा तब क्या करा, उत्तर की जांच कीजिए, तो जितना x का मान आएगा x का मान हम इसी में रख देंगे और देखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर और एच एस दोनों बराबर आ जाएंगे। जिस प्रकार जब इसमें हम x का मान रखेंगे तो जितना इधर है इतना, जैसे 2 इस तरफ है तो इस तरफ भी 2 आ जाएगा। अब आगे चेक कर लीजिए, मैंने पूरा लगाया नहीं, बस यहाँ तक x की वैल्यू हमने निकाल दी है, आप इसमें रखकर देख सकते हैं 2 ही आंसर आएगा। फिर देखिए अगला क्या है, 64x⁴ माइनस 81y⁴ की गुणनखंड कीजिए। तो देखिए इसके गुणनखंड किस हिसाब से करने हैं, तो एक फार्मूला होता है a² - b² होता है a+b a-b, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हमें तोड़ना है, तो 64 को हम 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को 2 बार गुणा करें 8 × 64 होता है, और x⁴ है तो x⁴ का ब्रैकेट लगाकर 2 लिख देंगे, और 9 उसी प्रकार इसको तोड़ लेंगे 9y² का फिर होल स्क्वायर। अब देखिए a² और b² बन गया, तो एक बार a+b एक बार a-b, तो a+b ये आ गया, a-b ये आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है
एक्स माइनस 2y प्लस 3y माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 2y, इसे हल करना है बस। तो अगर इस प्रकार अगर जिन लोगों को बीजगणित का जोड़ घटाव आता है उनको तो दिक्कत नहीं होगी, अगर जिनको नहीं आता तो थोड़ा बहुत समझ लें। देखिए x, इसका हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसको ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसको ब्रैकेट हटा देंगे, ये माइनस से अंदर जब गुणा होगा ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस से, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का एक्स है तो कट जाएगा, और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा। अब बचा क्या, 2x 2y और 3y और 2y। तो देखिए तीन प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 3 2 5, और 5 में से 2 निकल गए तो बचा 3y, और ये माइनस का 3y। फिर अब हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इसमें कॉमन लिया तो y माइनस एक्स, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल में करना क्या है, सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये जब फार्मूला लगाएंगे इसी फार्मूले पे मैंने ये देखो ये खोल दिया है, ये फार्मूला लगाया। फिर जहां पर ए प्लस ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 12 दिया है, हमने 12 यहाँ लिख दी। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, और यहाँ पर देखिए 2 2 सब में कॉमन है तो मैंने 2 कॉमन लिए, एक्स एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया। अब ये 12 का स्क्वायर किया तो 144 आया, 12 का स्क्वायर 46, और ये 64 प्लस 2 ये कॉमन एक साइड में कर लिया। फिर ये 64 को 144 से घटाया तो आया 80, 80 आंसर 80 आया। फिर ये 2 को हमने 80 से डिवाइड कर दिया। जिन लोगों को ये समझ नहीं है तो देख लीजिए, ये 80, ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा, तब जाकर 40 आया। ठीक है, तो ये मैंने काट दिया, तो अब ये बच गया एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो इसको हमने इस तरफ लिया और ये 40 को इस तरफ लिया, ये हुआ आपका आंसर। तो ये जिन लोगों को ये फार्मूला याद नहीं है, मैंने एक वीडियो फार्मूला वाले डाल रखा है, डीएलएड में जितने सारे फार्मूले पूछे जाते हैं सब मैंने एक वीडियो में कवर किए, बहुत छोटा सा वीडियो है, आप चाहें तो फार्मूले एक बार देख सकते हैं, क्योंकि बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये देखिए कैसा कितना बस सरल ही क्वेश्चन है, लेकिन बस फार्मूला बेस्ड है। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड मार्क्स से जरूर आएगा, हर बार आता है। देखिए एक किस प्रकार हल कैसे करना है, सबसे पहले हम देख लिए ब्रैकेट हल करते हैं, फिर ऑफ हेड हल करते हैं। ठीक है, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं मतलब गुणा करते हैं, फिर ऐड करते हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो ये आपको तरीका याद होना चाहिए, ये बस बोर्ड मार्क्स ये याद होना चाहिए। इसी हिसाब से जैसे आपको पेपर मिले और देखें अगर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो तुरंत आप पहले क्या कीजिए, इसे बोर्ड मार्क्स लिख लीजिए और उसी के हिसाब से आप सॉल्व करते रहिए। क्योंकि देखिए इस पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, जो मंझला ब्रैकेट है ये बड़ा ब्रैकेट, तो पहले मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 3 2 5, 5 में से निकल गए 4, और ये 4 को जोड़ लिया, ये 5 आंसर हुआ। क्वेश्चन ये देखिए थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस हैं, हो सकता है आ जाए की बात। 80 बुढ़े बड़ा ब्रैकेट 56, तो सबसे पहले इसमें हम सॉल्व कहाँ से करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम ये छोटा जो ब्रैकेट है ये सॉल्व करेंगे। तो ये पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम ये मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और इसको उसी तरह उतारते जाएंगे। फिर जब ये मंझला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा फिर अभी बड़े ब्रैकेट पर आएंगे, ये सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जितना आएगा इसे गुणा कर देंगे, लास्ट में -240 आंसर हो जाएगा। इसका जितना ये बोर्ड मार्क्स का आप लोग 4-5 क्वेश्चन, अगर जिन लोगों के पास सीरीज है राजन या पवन, उससे जितने ज्यादा बोर्ड मार्क्स के सवाल जितने दिए हैं वो एक बार सारे रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से आएगा जरूर। अब देखिए भिन्नों का जोड़ घटा हुआ गुणा, तो जिन लोगों को जोड़ना आता है तो चलो सही, जिनको नहीं आता हम बता दें। देखिए भिन्नों का जोड़ क्या होता है, भिन्न के जैसे -4/7 में से -12/7 घटाइए, इसको हम घटाना है, तो -4/7 लिखा हमने, फिर माइनस लगा के घटाना है -12/7। अब ये माइनस अंदर ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ। अब नीचे के हर जब सेम होते हैं तो हमें लासा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सेम लासा को हम 7 को वैसे उतार लेते हैं और ऊपर ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। तो 12 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो 12 में से 4 निकल गए 8 हुई, 8/7 आंसर हुआ। अगला है, इसको हमें जोड़ना है 5 -5/12 प्लस 5/18, इसको जोड़ना है। तो किस हिसाब से जोड़ें, इसके 2 तरीके हैं। अगर आप चाहें तो 12 और 18 का लासा लें, अगर लासा नहीं लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए, हर बराबर कर दीजिए। जब हर बराबर कर देंगे तो ऊपर ऊपर का जुड़ जाएगा और नीचे का वैसे ही लिख लेंगे। तो हर बराबर करने पर देखिए हमने क्या किया, 12 को 3 से गुणा, अगर नीचे गुणा किया तो करेंगे ऊपर भी, जो प्रक्रिया आप नीचे करेंगे अंश में वो हर में भी करेंगे, जो हर में करेंगे वो अंश में करेंगे। ठीक है, तो 12 36 हो जाएगा, या इसको 2 से गुणा करेंगे तो 18 2 36, अब यहाँ भी 36 यहाँ भी 36। अब
तो हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लेंगे और ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे। 15 में हम जब 10 माइनस का 15 है और प्लस के 10 है तो घट जाएगा। तो माइनस का चिन्ह 5 जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है। देखिए जो 15 है बड़ा है और जो 10 है ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह उस हिसाब से 10 छोटा नहीं है, 10 तो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन वहां पर करेंगे क्या, हम माइनस -15 प्लस 10, -15 में से 10 जब निकल जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। 5/-5/36 ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गुणा। 8/7 गुणे -14/-15। तो गुणा करने में बहुत आसान है। गुणा में आप चाहे जिधर ऊपर नीचे सब गुणा काट सकते हैं। देखिए 7 को मैंने इससे काट दिया तो 2 आए, और ये माइनस है, ये माइनस तो कट गया, ऊपर नीचे है तो दोनों तरफ कट जाएगा। तो 8 दूनी 16 और ये 15, -16/15। इस प्रकार कोई संख्या दी है, गुणा करना है तो देखिए 7 करना 7 दूनी 14, 8 करना 8 दूनी 16 और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इस प्रकार गुणा में आप इधर उधर ऊपर नीचे सब काट सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है अगला, x-1/x बराबर है 3/2, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ये बस फार्मूला पर a + b का होल ऑफ स्क्वायर जिनको पता है बस उसी पर लगेगा। तो देखिए इसका जो है, इसको हम इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। देखिए x - 1/x का होल ऑफ स्क्वायर पर इसे हम खोल देंगे। तो जब ये ब्रैकेट a - b का होल ऑफ स्क्वायर से खोलेंगे तो जहां पर ये पूरा खुल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी जगह पर ये मान रख देंगे, ठीक है। और जो निकालना है उसे हम सेम वैसे ही रखेंगे। और इधर क्या है, ये x कट जाएगा, ये बचेगा 2, और ये 2 इस साइड में जाएगा। तो इधर देखिए x² + 1/x² है, 9/4 इस साइड में था, और ये माइनस का 2 इस तरफ हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो गया, 9 8 17, और ये नीचे का 4/4, 17/4। तो ये सवाल में करना कुछ नहीं है, बस a - b के होल ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला लगाकर और बस मान पुट कर देना है, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर है, 28 मीटर है, 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए ये छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए इसमें किया क्या गया, जो ये भुजा है वर्गाकार मैदान की, ये 28 मीटर है, 28 मीटर है, इसके अंदर कह रहा 2 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है, और इसके बाद का क्षेत्रफल हमें इसका बताना है क्षेत्रफल। तो जो 2 मीटर इधर छोड़ा गया है तो 2 मीटर इधर भी होगा। तो हम पूरा का जो क्षेत्रफल है, पूरे में से हम पहले ये 2 इधर का 4 घटा देंगे, तब हमें इसकी भुजा पता चल जाएगी, ये वाली। तो हम देखो 28 में से 4 निकल गए तो 24, ये वाली भुजा पता चल गई, ये भुजा 24 है वर्ग की, ठीक है, ये भुजा पता चल गई। अब इसको क्या करना है, शेष मैदान का क्षेत्रफल। अब हमें इसका क्षेत्रफल केवल निकालना है, इसका जो 24 आ गया, वर्ग की भुजा चारों बराबर होते हैं क्योंकि ये वर्गाकार है, ठीक है। अब इसका हम क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर इसको गुणा कर लेंगे, 576 वर्ग मीटर आ जाएगा। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो उनको हम दूसरा एक तरीका बता रहे हैं, देखिए किस हिसाब से करना है। अगर इस प्रकार पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। देखिए थोड़ा बनाने में मिस्टेक हुई, ये वर्ग है, आयत में समझ लेना, ठीक है। ये पहले हम इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल, इसका 28 वाले का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, माइनस क्या करेंगे, ये जो बीच में 2 मीटर रास्ता छूटा है तो इसका हम जो शेष रास्ता है तो 2 इधर, इसको हम घटा देंगे, और जब ये घटा देंगे जितना आएगा, उस जो आएगा उसी को हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा जरूर, प्रैक्टिस अच्छे से करिए क्योंकि एक क्वेश्चन कन्फर्म है, एक ना एक आता जरूर है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का योग कह रहा है 24 है, और उसमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो देखिए पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या x है, और दूसरी 2 गुनी है तो दूसरी संख्या 2x है। अब इनका योग कह रहा है तो दोनों को जोड़ लेंगे, और जोड़ के बराबर 24 के बराबर कर देंगे। हम x का मान निकालेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 8 और दूसरी संख्या आ जाएगी 2x, 8 दूनी 16, दूसरी संख्या 16 आ जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ये नहीं कि अगर यही हो सकता है यही आ जाए, नहीं तो कोई अगला भी आ सकता है, बस यहाँ पर नंबर चेंज हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल संख्या से रिलेटेड आ सकता है। देखिए यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो देखिए पहले हम माना परिमेय संख्या का अंश x, हर क्या है y, फिर परिमेय संख्या कौन सी होती, परिमेय संख्या x, अंश अपान संख्या कैसे हुई, अंश बटे हर, यही तो हुई परिमेय संख्या। तो पहली कंडीशन क्या है कि हर
से 2 कम है। तो देखिए अंश क्या है, अंश बराबर है हर माइनस 2, मतलब हर से 2 कम है। तो अंश क्या था x, हर क्या है y से 2 कम है, तो 2 लिख दिया -2। अब ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि अगर उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश क्या था x था, हर क्या था y, उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो इधर 1 जोड़ दिया और हर में भी 1 जोड़ दिया, तो संख्या का मान 3/4 हो जाता है, फिर बराबर कर दिया 3/4 की। ठीक, अब इसे हम कैंची का गुणा कर लेते हैं और क्रॉस गुणा करने के बाद हम दूसरा इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो दूसरी समीकरण आ गई 4x - 3y बराबर -1। ये आ गई दूसरी समीकरण। देखिए x का मान जो दूसरी समीकरण आ गई, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे, तो जो ऊपर x का मान निकला है वो हम समीकरण इसमें रख देंगे 2 में, इस समीकरण में। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x है x बराबर y-2 हम इसमें रख देंगे, ये समीकरण 2 में। एक इसमें यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक भी 2 होगा। ठीक है, 4y-2y। ठीक है, और 3y-1। देखिए यहाँ पर 4x था, 4x तो हमने 4 इधर लिख लिए और x की जगह पर हमने ये लिखा, x की जगह पर ये x बराबर क्या लिखा, ये y-2, x की जगह पर हमने y-2 लिख दिया, -3y बराबर -1। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, तो 4y - 4 दूनी 8, 8 और माइनस के 3y बराबर -1। फिर क्या करें, 4y में से 3y निकल गए तो y बचेगा, और ये 8 को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो +8 में से माइनस का 1 निकल जाएगा तो 7 हुई, y बराबर तो 7 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम जब समीकरण 1 इस वाले में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो y की जगह पर क्या है 7, और 7 - 2, तो x बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो x/y बराबर x की जगह पर हम लिख लेंगे 5 और y की जगह पर 7। ये हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ये रहा आपका आंसर। एक बार इसे दोबारा देखकर अच्छे से रिवीजन कीजिए, समझ में आ जाएगा। एक आयताकार बाग मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर का चौड़ी सड़क बनाने का रास्ता 15 मीटर पर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं, एक बहुत ही आसान सवाल है, हमें निकालना इस हिसाब से है। देखिए जो ये दिया है ये, तो ये एक तरफ हो जाएगा 3। देखिए ये 3, देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। देखिए ये कह रहा है कि जो हम पहले देख ले, इसका ये जो सड़क बनानी है इस प्रकार की, ये जो ये वाली सड़क है ये और ये, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, और इसका क्षेत्रफल जब निकल आए उसको 15 से गुणा कर देंगे, बस पता चल जाएगा कि कितना खर्चा आएगा। तो पहले हम पहले वाले आयत का, देखो इस आकृति को मैंने बाहर निकालना है, तो पहला आयत ये हुआ और दूसरा आयत एक ये हुआ, दोनों आयत का क्षेत्रफल हम निकाल कर जोड़ लेंगे, और उसमें से ये जो बीच वाला कॉमन है, क्योंकि इसमें जब ये निकाल रहे हैं और ये निकाल रहे हैं, तो दोनों में कॉमन बीच में 2 का निकल रहा है, तो ये जो कॉमन है इसका क्षेत्रफल हम बाहर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे और बस आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, फिर मध्य भाग का क्षेत्रफल, तो मध्य भाग यही जो बीच में कॉमन है। ठीक है, जो बीच में ये कॉमन है, देखिए एक बार दोबारा हम दिखा रहे हैं, ये जो बीच में आपको कॉमन मिला है ये, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये पहले और दूसरे का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ेंगे, और जो मध्य भाग का है वो क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे। और आयत का क्षेत्रफल जैसे कि पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल बी, एल इंटू बी, ये निकल गया। ठीक है, और ये इतना आया 565 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया। अब उसे 1 वर्ग मीटर में खर्चा आता है 15 रुपए। अगर 1 मीटर क्षेत्रफल है तो 15 रुपए खर्चा हो रहा है, तो अगर 10 रुपए होता तो उसी हिसाब से 15 रुपए, 565 वर्ग में कितना खर्चा आएगा, तो 15 से हम 565 को गुणा कर देंगे, आ जाएगा 8,475 रुपए। ये टोटल आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ये जिन लोगों को समझ नहीं है एक बार और देख ली कि पहले आयत का ये क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर दूसरे आयत का निकाल देंगे, तो बीच में जो कॉमन क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। 3 लीटर के बर्तन में 250 ml के बर्तन से कितनी बार पानी भरना पड़ेगा। तो 3 लीटर के अगर कोई बर्तन है, जैसे इस प्रकार के 3 लीटर का बर्तन है, अगर आप 250 ml से बार बार इसमें कितनी बार डालें कि ये भर जाए, तो अगर इसको भरना है तो हम क्या करेंगे, तो पहले 3 लीटर को हम ml में चेंज करेंगे, तो एक
तो एक लीटर में कितने ml होते हैं? तो 1000 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, 1000 से हम गुणा कर देंगे, ये हुआ 3000 ml, और 3000 ml को हम 250 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा, तो 12 आएगा। 3000 को हम 250 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 बार 250 ml के 12 कप इसमें डालेंगे तब जाकर ये भर जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? 12 आ जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव में दिया होगा, या तो आप 1 नंबर अतलिकोत्री में दिया होगा। ठीक है, जरा एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर और ऊंचाई है। एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर और ऊंचाई ऊंचाई दी है 14 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आधार ऊंचाई जब दी हुई है तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बस 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई रखकर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस यही आंसर होगा। एक समबाहु त्रिभुज का देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर दी है 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसमें आप मान रख देंगे, बस √3/4 गुणे भुजा 10 का स्क्वायर, और बस √3/4 गुणे 100 दुगनी, ये पूरा कटेगा 50, ये हो जाएगा यहाँ पर 25, तो ये आंसर आएगा 25√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 9 सेमी तथा 4 सेमी के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़े घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन निकालने के लिए बहुत ही देखिए आसान तरीके में बता रहे हैं। बड़े घन का आयतन जब भी निकालना हो तो पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, तो पहले घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, और दूसरे घन का, तो पहले घन का आयतन 9 का क्यूब, ठीक है, दूसरे घन का 4 का क्यूब, दोनों को निकाल कर जोड़ लेंगे और आ जाएगा बड़े घन का आयतन। ठीक है, कह रहा है 4, 11, 16 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगर माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहे तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम लिखने के बाद क्या करेंगे? माध्यिका अगर सम है, अगर विषम है तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर सम है तो सम। तो यहाँ पर विषम का है तो विषम n+1/2 पद, तो 9 लिखे +1/2, और 10 को 2 से डिवाइड किया, पांचवा पद कौन सा? 10 है। इसका एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, अगर सम संख्या है, अगर इसका एक दूसरा तरीका देखिए, अगर विषम हो तो क्या करना है, ये करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, इधर से काटिए, 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 जो बीच में बचे वही माध्यिका है। अगर ये विषम वाले में ये रूल लगेगा, ठीक है। अगर कह दे अगर कोई सम वाला है, ठीक है, अगर सम वाली संख्या है तो दोनों तरफ से इधर इधर पीछे से काटते जाएंगे और बीच में 2 संख्याएं बचेंगी, दोनों को जोड़ लेंगे और आधा कर देंगे, a+b समझ लीजिए। अगर कोई ऐसे 2 संख्याएं बच गई उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, 1 नंबर में आप इससे शॉर्ट तरीका यही कर सकते हैं। इस प्रकार निकालना है तो ये टोटल संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम संख्या है। तो इस सम संख्या का फार्मूला अगर किस हिसाब से निकल, तो इधर काट दीजिए, इधर काटिए, इधर काटिए, इधर काटिए, इधर काटिए, ये 2 काटने के बाद ये बीच में ये बच जाएगा 5, 7, 7, 5 को जोड़ लीजिए, 5 + 7/2, तो 12/2, ये आ जाएगा 6। इस प्रकार आपको कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका है। जैसा कि हम क्रमागत संख्याएं निकालना आपको पहले बता चुके हैं। देखिए, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। तो माना पहली संख्या x है और दूसरी क्रमागत संख्या x+1 है, ठीक है। क्रमागत संख्या का योगफल क्या है? 21 है, दोनों को जोड़ लेंगे और बराबर 21 के कर देंगे। फिर 2x, x जुड़ेगा 2x, a उधर चले जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो 20 में से 1 निकल गया तो 21, x बराबर 10 आ जाएगा, काटने के बाद ये 10 आ जाएगा। तो पहली संख्या 10 हुई और दूसरी संख्या 11 आ जाएगी। देखिए अगला सवाल है, 90 पैसे और 3 रुपए को अनुपात में बदलिए। तो 90 पैसे और 3 रुपए, तो पहले इसको रुपए को हम पैसे में यूनिट सेम करेंगे। अगर चाहें तो इसे रुपए को रुपए में कर सकते हैं या तो पैसे को पैसे में। तो यह 90 पैसे हैं, हम इसको फिर रुपए में पैसे में चेंज कर लेते हैं, तो 300 पैसे हुए। अब इसको हम काट देंगे और ये आ जाएगा अनुपात। देखिए एक सवाल ये भी हो सकता है आ जाए, तो देख लीजिए। इस प्रकार के समानुपात का है तो 5/15 इसको हम नीचे लिखेंगे, फिर x इसको फिर नीचे लिखेंगे और बराबर कर देंगे। बराबर के आसपास कैंची का गुणा करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बस समानुपात प्राप्त हो जाता है। देखिए एक घनाभाकार, ये क्वेश्चन जो सीरीज में है गलत लिखा है, यहाँ पर घनाभ नहीं होगा, घन नहीं होगा, ये घनाभ आकार का होगा, ठीक है। लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया है 264 घन सेमी। यदि टुकड़ा 8 सेमी लंबा, 6 सेमी चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें मान रख देंगे और ऊंचाई निकल आएगी। ठीक है, पक्षांतर करने के बाद आप सॉल्व कर लेंगे, आराम से आपको 5.5 मीटर आंसर मिल जाएगा।
देखिए एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x+6 नलकूप हैं, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या। तो इसमें बस यही एक है, ये गुणा है। देखिए अगर कहता एक ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, ठीक, ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में अत्ते नलकूप हैं, यानी कि प्रत्येक ग्राम सभा में 10 नलकूप हैं, तो टोटल कितने हुए? अगर एक 2 ग्राम सभाएं हैं और सब में 10-10 नलकूप लगे हैं, तो 10 दूनी 20, ये 20 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर बीजगणितीय लिखा है, तो इसको किस हिसाब से सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको गुणा कर लेंगे हम, तो x+3y इंटू x² + 5x+6, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये पहले इससे गुणा होगा, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसका ये इससे गुणा हो जाएगा, फिर ये 3 इससे गुणा होगा, फिर ये 3 इससे गुणा होगा और फिर इसके बाद ये 3 इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ये सब मान आ जाएगा और इसको हम सॉल्व करने के बाद जितना ये सॉल्व करने के बाद आएगा, देखिए जोड़ना थोड़ा बता दें जिनको नहीं आता, 2x³ है तो 2x³ यहाँ पर कोई नहीं है, तो 2x³ ऐसे लिख लेते हैं, 10x² और 3x² एक जैसे हैं, तो 10 3 13, ये जोड़ लेते हैं, 12x और 15x, 12 15 जोड़ लेते हैं तो 27x हुआ, और ये 18 एक साथ लिख लेते हैं। अब x बराबर 1 रखने पर x बराबर जब रख देंगे आपके मान आ जाएगा 60, टोटल 60 नलकूप, ये आंसर हुआ। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 तथा 21 से विभाजित हो जाए। अगर सवाल एक परीक्षा में आपका आ रहा है और लिखा है लैंग्वेज में वह छोटी से छोटी संख्या, तो आप कंफर्म समझ लिए हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है। आप उसको गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालने के बाद जितना एलसीएम आए वो तो वो संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद कह रहा है 7 घटाने पर, जब भी 7 घटाने पर कहें तो लास्ट में कोई भी संख्या घटाने पर या जोड़ने पर तो लास्ट में वो जोड़ देते हैं। बस एलसीएम निकालने के बाद हम जो ये संख्या प्राप्त करेंगे, ये संख्या इन सबसे डिवाइड होगी, लेकिन क्या रहा है कि हर बार 7 शेष बचे, मतलब जिसमें 7 शेष बचे, हम इसे भी भाग करेंगे तब 7 आएगा, इससे भी भाग करेंगे तब भी से 7 आएगा, इससे भी भाग करेंगे तब भी 7 आएगा शेष, और 21 से भी करेंगे तब भी 7 शेष आएगा। तो हम जोड़ देंगे और 10 15, ये जो है 1015, इस ये संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि इसका लासा आ जाएगा ये 1008, उसमें हम 7 जोड़ देंगे और ये 10 15 आंसर, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं चेक कर लूं तो ये 10 15 इसको ऐसे लिखिए और 12 से डिवाइड करिए। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए शेष हर बार 7 निकलेगा, फिर 16 से करेंगे फिर भी तभी शेष 7 निकलेगा, ठीक। तो ये लासा जब निकालेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, कह रहा है 7 शेष बचे, तब वो 7 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार का कहीं अगला कोई सवाल आ जाए, वहां लिखा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तब वहां पर आपको मासा निकालना होगा। जब कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो मासा निकाला जाएगा, और कहे छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम निकाला जाएगा। आइए ये देखते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 मीटर और 12 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2 कर लिया, ये आंसर हुआ। जिनको फार्मूला नहीं पता है वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं फार्मूला वाला। अगला सवाल देखिए, माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 में है। हाँ, तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है, बस आपको समझना है। एक बार अगर इक्वेशन बनाना आप सीख गए तो ये सवाल आप कभी भी आपसे छूटेगा नहीं। देखिए क्या है, कह रहा है माना पिता की आयु, तो x वर्ष मान ली, माता की आयु क्या है, माता है पिता से 5 वर्ष छोटी। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि हम x माने किसको, तो देखिए जिसका बाद में दिया, जैसे वैल्यू किसकी दी है, जैसे माँ की उम्र पिता से तुलना हो रही है तो हम पिता की मानेंगे। यहाँ पर पहले पर जो नहीं, जो होगा उसको नहीं मानेंगे, जो दूसरे नंबर पर होता है हम उसे मान लेते हैं x, ठीक है। तो पिता x है, माँ की आयु x-5, उससे 5 वर्ष कम है, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो x-10 वर्ष, ठीक। फिर 10 वर्ष पूर्व माता, माता x- पहले माता थी ये, अब उसमें 10 माइनस कर दिया तो क्या हुआ, x-15 वर्ष आ जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है कि हम देखिए, अब क्वेश्चन के इक्वेशन बन गई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। तो अनुपात दिया है x-15 x-10 बराबर 5/6। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि हम
x-15 ऊपर लिखे हैं x-10, तो हम बता दें पहले उसमें सवाल में कहा गया है माँ की आयु, तो पहले माँ का लिखेंगे, इसके बाद पिता की आयु। इसका अनुपात दिया है, ये पहले है माँ का अनुपात और फिर ये पिता का अनुपात, तो माँ की आयु ऊपर रहेगी, फिर नीचे पिता की आयु। ठीक, अब इसको हम पाछांतर कैंची का गुणा करके कर लेंगे, तो 6x हो जाएगा, 15 का 90 हो जाएगा, और ये इधर गुणा होगा तो इतना आ जाएगा। फिर ये हम x को एक साइड कर लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा, ये 6x में से 5x निकल जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 40। ये पिता तो आ गया 40 वर्ष का, लेकिन पूछ क्या रहा है माँ की आयु, तो माँ की आयु निकालने के लिए क्या कहेंगे, x-5, ये है माँ की आयु, हमने मान रखी है 40-5 बराबर 35 वर्ष, तो माँ की आयु आ गई 35 वर्ष। ये हुआ आपका आंसर। एक बार दोबारा इसे देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक घनाभ की लंबाई 80 मीटर 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर है। ऊंचाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि करते क्या है सभी लोग कि यहाँ पर यूनिट, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर मीटर में दी है और सेंटीमीटर में भी दी है, और आंसर हमें घन मीटर में चाहिए। तो बस यहाँ पर यही खेल है, नहीं तो फार्मूला बस LBH लगा देंगे, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आंसर आ जाएगा। लेकिन बस यूनिट कैसे चेंज करें, तो लंबाई 80 सेंटीमीटर दी है, 80 सेंटीमीटर को हम जब मीटर में बदलेंगे तो हम 100 से इसे भाग कर देंगे, तो आएगा 0.8 मीटर। फिर 40 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 0.4 मीटर आ जाएगा। फिर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम जब सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो कैसे, 1 मीटर, इसको कुछ नहीं करना है, प्लस 20 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.2, और जोड़ देंगे 1.2 मीटर, ये आ गया 1.2 मीटर। अब हम घनाभ का आयतन का फार्मूला लगा देंगे, L इंटू बी इंटू एच, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो अब सारे मान रख देंगे, 0.8 गुणे 0.4 गुणे 1.2 बटे बटे ये 1000 जिन लोगों को नहीं समझ में बता दें 1000 कहाँ से आया, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो लगेगा, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो लगेगा, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो लगेगा। ठीक है, अब इसका और इसका गुणा कर लेंगे, टोटल आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। देखिए गुणा करने के बाद ये आ गया, ये 384 बटे 1000। अब नीचे 1000 है तो ऊपर 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, जिनको काटना आता है वो पता होगा, 4 8 3 पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.384 मीटर। तो आप लोग सबसे पहले ये क्या कीजिए कि आप यूनिट चेंज करना, अगर सेंटीमीटर में दी है और मीटर में हमें बदलना है तो ये सब जरूर सीख लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको जैसे बड़ी यूनिट से छोटी में जाना है, छोटी में जाना है तो गुणा करेंगे, अगर छोटी यूनिट से बड़ी में जाना है तो आप भाग करेंगे। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप अगर क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सरल था, लेकिन बस इसमें क्या है यूनिट चेंज कर रही, सेंटीमीटर में दिया था और हमें मीटर में बदलना था। ठीक है, तो बस यही दिक्कत थी, तो ये जरूर सीख लीजिए, क्योंकि वहां पर आंसर कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें यूनिट चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिनको पता नहीं होता है, नहीं तो आसान है चेंज करना, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ये सवाल मैंने पहले से नोट इसलिए कर लिए थे क्योंकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, कम समय में मैंने सोचा कि अच्छा हिसाब से बता दिया जाए, जिससे कि वीडियो लंबा भी ना हो और आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाई जा सके। देखिए क्वेश्चन लास्ट में बता दें, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा है, तो उस बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। तो देखिए ये समझ लीजिए, इधर यूनिट एक बार समझ ले, 1 मीटर घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। ठीक है, और 1 लीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो जैसे क्या करा है, एक बर्तन में 7800 घन सेमी पानी भरा है, तो उस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो घन सेमी में दिया है, हमें लीटर में पूछ रहा है, तो 7800 लिखेंगे, और 1 लीटर में होता सेंटीमीटर कितना है, तो 1000 घन सेमी, तो 1000 घन सेमी से भाग कर देंगे, और इस जीरो से इससे इससे ये कट जाएगा, और 78.78/10, और ये एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा 8 के बाद, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मेन इसमें खेल ये नहीं है कि इसमें सॉल्व करना तो सब जानते हैं, मेन यहाँ पर ये है कि यहाँ किस हिसाब से इसका लीटर है तो सेंटीमीटर में बदलें, और सेंटीमीटर है तो लीटर में कैसे बदलें। तो ये इतना याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है।
और वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।